गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। जैसा कि आपको कक्षा 10 में इसके पहले रासायनिक संतुलन का महत्व पढ़ाया गया था, उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। उस सिलेबस में सबसे पहला दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक संयुक्त करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें नोट में कुछ लिखा गया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखा गया है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना और ऊष्मा दे रहा है। उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन करने पर भी, जो हम घरों में जो हम पेट्रोल के रूप में यूज करते हैं अपने मोटर गाड़ियों में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, तभी हमारा वह गाड़ी बढ़ता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें भी ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित पदार्थ टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वह अपने अवयवी अणुओं में पृथक पृथक टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन कहते हैं। यहाँ जो है फेरस सल्फेट को गर्म या ऊष्मा देने पर 3 अलग अलग यौगिकों में टूटा है। इसी प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होना। जब इसको सिल्वर क्लोराइड को हम छोड़ देते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में दोनों में वियोजित हो जाता है। दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से अलग या विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे फेरस क्या है, यानी कि लोहा जिसे हम कहते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर उपस्थित है। इसमें कम क्रियाशील धातु कॉपर है, इसको कॉपर को अलग कर दिया है और फेरस सल्फेट स्वयं बना लिया है। उदाहरण के लिए जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया है और जिंक स्वयं इस कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित हो गया है। इसके बाद आपको हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, इसमें बेरियम सल्फेट बन गया है और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो सोडियम का जो यहाँ प्लस आयन है, क्लोरीन के माइनस आयन में विस्थापन हुआ है। यहाँ पे बेरियम जो है 2+ है और सल्फर 2- की अभिक्रिया जो है बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ है। अतः यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, दोनों जो यौगिक होते हैं आपस में आयनों में टूटकर अलग अलग अपना अवक्षेप बनाते हैं। 5वां लास्ट है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक में अपचयित, एक अभिकारक में उपचयित तथा दूसरे अभिकारक में अपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नोट, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन तथा वृद्धि होता है तो उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन जब वृद्धि होगा तो उपचयन हुआ माना जाता है, और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन माना जाता है। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया हुआ है
तापन में, तो यहाँ कॉपर में कमी हुई है ऑक्सीजन की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉपर में अपचयन अभिक्रिया हुआ है, और यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ जल बना है, तो यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा है तो उपचयन हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है जिंक ऑक्साइड, कार्बन से अभिक्रिया किया है तो जिंक और कोबाल्ट बनाया है। यहाँ कार्बन अपचयित होकर कोबाल्ट बनाता है, जबकि जिंक अपचयित होकर जिंक बनाता है। अब आया है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। पहला संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की वस्तुओं की अधिक क्षति होती है, वह धीरे धीरे जंग लगने से कमज़ोर जाते हैं। जैसे लोहे से बने जहाज, पुल, रेलिंग आदि कमज़ोर होते जाते हैं। उसके बाद से आता है वक्रित गंधिता। उपचयित होने पर तेल एवं वसा वक्रित गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद एवं रंग बदल जाते हैं। वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जो हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, लंबे समय तक रखने से उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। उपचयन करने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जिससे उसके गंध और स्वाद को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार यह जो पाठ है वह ख़त्म होता है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं और इसका फेयर कॉपी जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।